आइडियोलॉजी। तो जब हम ज्योग्राफिकली आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो पहले मैं इस मानचित्र को आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि हमने कंप्लीट जो हमारी जो ज्योग्राफिकली आइडियोलॉजी है, जो हमारी भौगोलिक विचारधारा है, उस भौगोलिक विचारधारा को हमने कैसे बांटा है, यानी उसका जो नामकरण हमने किया है और उसका जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जब किसी भी समय यानी किसी भी चीज के बारे में जब दुनिया में कोई जानकारी ना हो और उसके बारे में शुरुआत में अगर कोई बात कही जाए तो उसको आधार माना जाता है ना, कि भाई दुनिया में इस चीज के बारे में सबसे पहले किसी ने नहीं बताया था, ये व्यक्ति या इस समय पे इस चीज के बारे में बताया गया, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे ही भूगोल में सबसे पहले कविताओं के माध्यम से, सबसे पहले कहानियों के माध्यम से भूगोल को सबसे पहले जो बताया, जिस समय पर बताया गया, उस समय को चिरसम्मत काल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल पीरियड। यानी जो भौगोलिक विचारधारा की जो शुरुआत है उसको हम लोग चिरसम्मत काल कहते हैं, क्लासिकल पीरियड कहते हैं, जहां पे सबसे पहले भूगोल की शुरुआत हुई 500 बीसी से लेकर के 300 एडी तक है। किसी किताबों में ये 500 एडी तक भी दे दिया है, तो तिथियां तो बहुत दूर दूर तक है, ये अनुमानित तिथि है। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो समय है वो समय को हम लोग चिरसम्मत काल कहते हैं, क्लासिकल पीरियड कहते हैं। अब क्लासिकल पीरियड कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए चिरसम्मत काल क्या है। तो हमने कहा कि चिरसम्मत काल का अर्थ किसी विषय के उस प्राचीन और आदर्श समय से है जिसे उस क्षेत्र का आधार माना जाता है। प्राचीन ग्रीस और रोम का समय जो लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है उसको चिरसम्मत काल कहते हैं। इस समय कला, साहित्य और दर्शन का बहुत ज्यादा विकास हुआ और कला, साहित्य और दर्शन के माध्यम से भूगोल को यहाँ पे बताया गया। तो इसलिए भूगोल का जो भौगोलिक विचारधारा की जो शुरुआत है वो चिरसम्मत काल से मानी गई है। क्लासिकल पीरियड रेफर्स टू द एंशिएंट एंड आइडियल पीरियड ऑफ अ सब्जेक्ट विच इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ दैट फील्ड। द पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम approximately 500 BC to 300 AD is called the classical period. During this period, art, literature and philosophy developed a lot. इस समय पर इसका विकास हुआ और ये जो पूरा चिरसम्मत काल है, इस समय पर भूगोल के दो केंद्र हुए, एक तो यूनान वाला क्षेत्र हुआ, एक रोमन वाला क्षेत्र हुआ। तो यूनानी भूगोलवेत्ता और रोमन भूगोलवेत्ता या विचारक जो हैं वो चिरसम्मत काल से संबंध रखते हैं, याद रखना। तो यानी जो भूगोलिक विचारधारा की जो शुरुआत हुई है, उस विचारधारा की शुरुआत में सबसे पहले चिरसम्मत काल आता है, जहां पर यूनानी और रोमन विचारक हमको देखने को मिलेंगे, याद रखना। उसके बाद जो दूसरा टाइम आता है जिसको हम लोग अंधकार युग कहते हैं, जिसको हम लोग डार्क एज कहते हैं। अब इसको डार्क एज क्यों कहेंगे, ध्यान रखना भैया। यह 300 एडी से लेके 1200 एडी तक का समय है, 300 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय है, जिसमें यूरोपियंस भूगोलवेत्ता और अरब भूगोलवेत्ता आएंगे, याद रखना। अरब जो भूगोलवेत्ता हैं, जो 700 से लेकर के 1100 एडी तक का जो समय है वो अंधकार युग के समय के ही हैं। वो किसके भैया, वो अंधकार युग के ही हैं, याद रखना। अंधकार युग इसको हम क्यों कह रहे हैं, डार्क युग क्यों कह रहे हैं, कि जहां भूगोल की शुरुआत चिरसम्मत काल में हुई और भूगोल काफी हद तक चीजों में आया। जैसे जब हम यूनानी विचारक के बारे में पढ़ेंगे तो यूनानी विचारक हमारे पास लगभग 10 यूनानी विचारक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यूनानी विचारकों में सबसे पहले आता है होमर। तो होमर एक कवि था, लेकिन उसने कविताओं के माध्यम से भूगोल के बारे में बताया। तो जहां भूगोल को इस इतने बड़े लेवल पे ले जाके गया, वहां पे अंधकार युग में आते आते भूगोल के अध्ययन में गिरावट आ गई। अध्ययन में गिरावट क्यों आ गई, क्योंकि यूरोपियंस भूगोलवेत्ता जब शुरू करेंगे अध्ययन को लेके, तब यूरोप में क्या है, तब यूरोप में चर्च का शासन है। यूरोप में क्या है, चर्च का बोलबाला है, चर्च का बोलबाला है। अब चर्च का बोलबाला है यानी धार्मिक आडंबर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चल रहा है। धार्मिक आडंबर है, धार्मिक आडंबर है यहाँ पे, जो यहाँ पे याद रखना भैया, चर्च के माध्यम से जो भी चीजें कही जा रही हैं वही सत्य मानी जा रही। किताबी ज्ञान या भौगोलिक ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया। कई इस समय पर याद रखना आते आते कई भूगोलवेत्ता ऐसे हैं जिनके बारे में भी आप पढ़ाऊंगा, जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया चर्च की व्यवस्था पे, तो उनको देश निकाला दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। ऐसे भूगोलवेत्ताओं के नाम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे यूरोप में चर्च का बोलबाला था, धार्मिक आडंबर का रोल रहा, ध्यान रखना। जो ईसाईयत है, ईसाईयत यानी जो ईसाई धर्म है,
वो ईसाई धर्म को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बोलबाला रहा। तो इस समय पर भौगोलिक अध्ययन बिल्कुल शून्य हो गया, इसलिए हम इस समय को डार्क एज या इसको अंधकार युग कहते हैं, याद रखना। लेकिन इस समय पे याद रखना 700 से लेकर के 1100 एडी तक बात करेंगे तो ये अरब भूगोलवेत्ता भी इसी अंधकार युग के समय पर है। लेकिन अरब भूगोलवेत्ताओं में, क्योंकि अरब क्षेत्र में कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म में तो इस तरीके से चीजें नहीं है, ईसाइयत वाली चीजें नहीं है ना। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ईश्वर को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, वहां पे तो एक ही खुदा है ना, वहां पे तो एक ही ईश्वर है, बस वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह का दूत है मोहम्मद, और बस वही चीजें मानी जाती हैं। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो अरब भूगोलवेत्ताओं ने इस समय पर काफी अच्छी खासी रिसर्च की है, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 1200 एडी से लेकर के 1750 एडी का जो समय आएगा, जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल कहेंगे, रेनेसा पीरियड कहेंगे। और रेनेसा का शब्द का अर्थ क्या होता है, पुनर् यानी पुनः, दोबारा से, जागरण यानी जागना, यानी जो यहाँ पे अंधकार युग में सो गए थे, यानी जो खोजें बिल्कुल समाप्त हो गई थी, वो खोजें दोबारा से होंगी देश दुनिया में, और जो है कि खोजकर्ता निकलेंगे, समुद्री यात्राएं दोबारा से प्रारंभ हो जाएंगी, तो दोबारा से हो जाएंगी, ध्यान रखना, पुनर्जागरण काल में। इसलिए पुनर्जागरण काल को हम लोग खोजों का युग भी कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको खोजों का युग भी कहते हैं। और उसके बाद अपना आ जाएगा आधुनिक भूगोल, जिसको हम लोग मॉडर्न ज्योग्राफी कहेंगे, जो 1750 एडी के आसपास से लेके वर्तमान टिल नाउ अब तक का है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 संप्रदाय शामिल हैं, जर्मन संप्रदाय, फ्रांसीसी संप्रदाय, अमेरिकन संप्रदाय और ब्रिटिश संप्रदाय है। इनको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा जो भौगोलिक विचारधारा है, वो पूरी भौगोलिक विचारधारा इस तरीके से आपके सामने आती है, चिरसम्मत काल की विचारधारा, अंधकार युग की विचारधारा, पुनर्जागरण काल और आधुनिक काल। तो हम लोग यहाँ से चिरसम्मत काल से शुरुआत करेंगे, और चिरसम्मत काल में सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ताओं से लेकर शुरुआत करेंगे, और यहां पर आते आते ब्रिटिश आधुनिक तक आपको पूरा खत्म करेंगे, राइट। तो आई होप आपको यहां पर यह बात समझ में आई होगी कि आखिरकार भौगोलिक विचारधारा की शुरुआत क्या है, कैसे यह विचारधारा यहां पर आई, याद रखना। अब इसी को मैंने एक मानचित्र के माध्यम से आपको यहां पर बताया कि चिरसम्मत काल में जो 500 BC से लेकर के 300 एडी का है, जिसमें यूनानी और रोमन विचारक आते हैं, तो ये यूरोप वाले इस वाले क्षेत्र से आएंगे। उसके अलावा फिर अरब वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, यूरोपियंस और अरब भूगोलवेत्ता आ जाएंगे। तो इसको मैंने आपको एक मानचित्र में यहाँ पे दिखाया है। अब मैं एक एक करके शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चिरसम्मत काल मैंने आपको पढ़ा दिया, और अब मैं आपको यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ाऊंगा कि यूनानी भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं, याद रखना। तो यूनानी भूगोलवेत्ता जो ग्रीक ज्योग्राफर हैं, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से हमें 10 भूगोलवेत्ताओं के नाम पढ़ने हैं। जैसे होमर पढ़ना है, थेल्स पढ़ना है, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, हिपार्कस, पोसिडोमियस और एराटोस्थनीज। इन लगभग ये 10 होंगे, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 1 10। ये 10 हमारे भूगोलवेत्ता हैं, ये 10 हमारे यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, ग्रीक ज्योग्राफर हैं। इनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूगोल का पहले अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने ज्योग्राफी को पहले स्टडी नहीं किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यूनानी भूगोलवेत्ता का मतलब क्या है, यूनान क्षेत्र के भूगोलवेत्ता, तो आखिरकार ये यूनान क्षेत्र है कहां पर। तो यूनान क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो विश्व का मानचित्र है, ये मैंने ChatGPT से बनाया। आप देखोगे जनरली गूगल पे आपको ऐसे इमेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये स्पेशली कमांड दे करके बनवाया गया है कि हमें क्या चीज दिखानी है। तो यूनान अगर आप देखोगे तो जो यूरोप वाला नक्शा है, आप ये यूरोप पढ़ रहे हो, तो ये यूरोप का जो नक्शा है, नीचे की तरफ आओगे, यूरोप का जो नक्शा है, वहां पे यूरोप का जो इटली वाला क्षेत्र है, मैं इसको यहाँ पे, हमें जूम करने का ऑप्शन नहीं आता है हमारे इसमें, शायद आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इटली वाला क्षेत्र है, इटली का जो एड्रियाटिक सागर वाला क्षेत्र है, उसके इधर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर यूनान क्षेत्र पड़ता है। तो जो ग्रीक ज्योग्राफर जिनको हम कहते हैं यूनान जो कहते हैं, वो यहाँ पर है। यानी यूनान क्षेत्र कहां पर है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि यूरोप के दक्षिण पूर्वी यूरोप वाला है, जो दक्षिण और पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा है, वहां पर है यूनान क्षेत्र। जो भूमध्य सागर के उत्तर में, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर के उत्तर वाला क्षेत्र है, एजियन सागर के पश्चिमी तट पर है। यहाँ पर एजियन सागर है, इसके पश्चिमी वाले तट पर है, तुर्की के पश्चिम में तथा इटली के पूर्व में, इटली के पूर्व में, और यहाँ पर ये तुर्की है, तुर्की के पश्चिम में, यहाँ पर ये यूनान क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, यूनान क्षेत्र पड़ता है। मैं भी आपको इस PDF आपको मिली जाएगी, तब आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कि भूगोलवेत्ता हुए हैं, इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। एक और मानचित्र के माध्यम से अब आप यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में समझिए।
ये जो यूनान क्षेत्र है वो ये वाला यूनान क्षेत्र है आपके सामने, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई इटली का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, एजियन सागर का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, तुर्की का जो पश्चिमी वाला भाग है, वहां पे यूनान क्षेत्र है। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। जो यूरोप महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्वी यूरोप है, स्थान क्या है? दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूनान देश को हमको दिखाना है। आप यहाँ पे यूनान को देख सकते हैं, एजियन सागर के इधर पश्चिम की तरफ पड़ रहा है एजियन सागर, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो एथेंस यूनान, इधर आपको इटली दिख रहा है, और भूमध्य सागर के उत्तर में आपको दिख रहा है जो बाल्कन क्षेत्र वाला है, बाल्कन प्रायद्वीप जा रहा है, वहां पे ध्यान रखना। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर हमें इनके बारे में पढ़ना है। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, हिपार्कसोस, टोलेमी, इनको हमें यहां पर समझना है। तो यूनानी भूगोलविद्ता मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप के यूनान देश से संबंधित थे, जो भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। राइट, जो कहां पर भी भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। अब हम यहां पर समझेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा भूगोल को पढ़ने में। राइट, बहुत ज्यादा जबरदस्त इंटरेस्ट अब आपको आ रहा होगा भूगोल को पढ़ने में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे। तो इन यूनानी भूगोलवेत्ताओं में इतने सारे यूनानी भूगोलवेत्ता आपके हुए हैं, तो इन सभी यूनानी भूगोलवेत्ताओं को अब हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ाएंगे आपको? सबसे पहले हम पढ़ाएंगे होमर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले होमर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो होमर का जो समय है वो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है होमर का, वो भी लगभग फिक्स किसी को नहीं पता है। अब दुनिया में जहां पर भूगोल के बारे में कोई चीज है ही नहीं, तो ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ध्यान रखना, कि होमर जो है प्राचीन यूनान में वास्तव में एक महान और सबसे प्रसिद्ध कवि थे। होमर वास्तव में कौन थे? तो होमर वास्तव में कवि थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपनी कविताओं में भूगोल का प्राकृतिक रूप से वर्णन किया है। तो ज्योग्राफी को सबसे पहले नेचुरली रूप से, ज्योग्राफी को सबसे पहले नेचुरली रूप से किसके द्वारा वर्णन किया गया? तो ज्योग्राफी को सबसे पहले नेचुरल रूप में जो वर्णन किया गया वो किसके द्वारा वर्णन किया गया? होमर का वर्ग जो है कि वर्गीकरण किया गया, याद रखना। इसलिए भूगोल को इन्होंने दुनिया में खोजा है, इसलिए इनको डिस्कवरी इन्होंने की है, तो इनको ज्योग्राफी का फाउंडर भी कहते हैं, भूगोल के खोजकर्ता भी कहते हैं। भूगोल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? होमर के द्वारा की गई, ध्यान रखना। तो इसलिए इनको फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी भी कह दिया जाता है। इनको क्या कहते हैं? तो इन्हीं को फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इन्होंने क्या किया है? ज्योग्राफी को डिस्कवर किया है। इन्होंने ज्योग्राफी को डिस्कवर किया, तो इसीलिए भूगोल का खोजकर्ता माना जाता है। तो होमर को भूगोल का क्या माना जाएगा? तो होमर को भूगोल का खोजकर्ता माना जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे विद्वान साथियों कि इन्होंने पश्चिमी साहित्य की आधारशिला माने जाने वाले, इन्होंने पश्चिमी साहित्य की आधारशिला माने जाने वाले 2 अमर महाकाव्यों को लिखा। यानी इनके 2 महाकाव्य समझ लीजिए, या इनकी 2 पुस्तक समझ लीजिए, या 2 इनके ग्रंथ समझ लीजिए, 2 बुक इनकी समझ लीजिए। इन्होंने लिखी, पहली है इलियड, क्या नाम है? याद रखना, पहली है इलियड और दूसरी है ओडिसी। इलियड और ओडिसी कई बार पेपर में पूछा गया की रचना का श्रेय इनको दिया जाता है, इन्होंने लिखी, और ये पद्य शैली में लिखी गई हैं। किसमें लिखी गई है? पद्य शैली में लिखी गई है। तो होमर की 2 प्रमुख रचनाएं, होमर के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, इलियड और दूसरा है ओडिसी। इलियड और दूसरा का नाम क्या? ओडिसी। ध्यान रखना, याद रखना। इलियड में ट्रोजन युद्ध जो ट्रॉय की लड़ाई हुई थी यूनान में, उस ट्रॉय की बहुत पुरानी ऐतिहासिक लड़ाई है, ट्रॉय की लड़ाई की घटनाओं का वर्णन किया है। और ओडिसी में युद्ध के बाद नायक ओडिसियस की अपनी मातृभूमि इथाका लौटने की साहसिक यात्रा का विस्तार किया है। आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा अध्ययन है सर, है ना, ऐतिहासिक जैसा अध्ययन हो गया। तो भाई हमें इनके बारे में यही पढ़ना है। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। एडवांस मतलब ये किताबों में इस तरीके से व्याख्या नहीं दी गई है। आप जब देखोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि भाई आखिरकार इसने इलियड में ट्रोजन युद्ध के बारे में बताया, ट्रॉय की लड़ाई के बारे में बताया। और याद रखना भैया, ओडिसी में इसने युद्ध के बाद नायक ओडिसियस की अपनी मातृभूमि इथाका लौटने की साहसिक यात्रा का विस्तार किया। क्या किया भैया? साहसिक यात्रा का इन्होंने विस्तार किया है। इस बात को आप यहां पे याद रखिएगा। बोलिए कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत बताइए। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो इलियड में तो युद्ध किया, और ओडिसी में इन्होंने जब वो वापस लौट रहे हैं तो उसका जिक्र भी किया है। और जब वो वापस लौट रहा है, ओडिसियस जो है उसका वापस लौट रहा है, तो उसका जिक्र किया गया। साथ ही साथ इसी समय पर ओडिसी में ही इन्होंने, याद रखना, जो भूमध्य
सागरीय द्वीप वगैरह हैं, भूमध्य सागरीय द्वीपों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? आपसे ये प्रश्न आगे एक बनेगा कि भूमध्य सागरीय द्वीपों का वर्णन किसमें किया गया? तो भूमध्य सागरीय जो द्वीपों का वर्णन किया गया है वो भी किसमें किया गया? ओडिशा में किया गया, ध्यान रखना भैया। उसके अलावा भूमध्य सागरीय द्वीप, बंदरगाह और नाविकों की यात्राओं का जो विवरण है, विस्तृत विवरण है, भूमध्य सागरीय द्वीपों का वर्णन और नाविकों की यात्राओं का वर्णन, नाविकों की यात्राओं का जो डिटेल में वर्णन किया गया वो ओडिसी में किया गया, याद रखना। विद्वानों का मानना है कि होमर संभवतः ईसा पूर्व 8वीं या 9वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी ग्रीस में रहते थे। ये पूर्वी ग्रीस में रहते थे, 8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हुए होमर। ठीक है, तो होमर के बारे में हमने कहा कि भाई दुनिया में सबसे पहले उन्होंने भूगोल के बारे में बताया, तो इसलिए भूगोल के खोजकर्ता होमर साहब को माना जाता है। ये वास्तव में एक कवि थे। इनके दो बड़े महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। इलियड में याद रखना इन्होंने जो है और ट्रॉय की लड़ाई के बारे में बताया गया, और ओडिसी में इन्होंने नायक ओडिसियस के अपनी मातृभूमि लौटने के बारे में बताया गया है, और मातृभूमि के इथाका लौटने की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। और होमर संभवतः 8वीं 9वीं शताब्दी के थे, इस बात को याद रखना। ठीक है, अच्छी बात। अब थोड़ा समझना कि उस युग में लेखन आम नहीं था। बहुत पुराने समय की बात करें, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय लेखन आम बात नहीं थी। इसलिए माना जाता है कि होमर अपनी कविताओं को गाकर मौखिक रूप से सुनाते थे, क्योंकि लिखने की इतनी व्यवस्थाओं का विकास नहीं हुआ था। हम आपको लेखन पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे कैसे कागज का आविष्कार हुआ, कैसे लेखन की व्यवस्था का आविष्कार हुआ। तो ये क्या करते थे? गा करके अपनी मौखिक रूप से सुनाते थे, और बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया, बाद में इनको लिखा गया और प्रॉपर तरीके से इनको गाया गया। तो होमर ने दुनिया में सबसे पहले गानों के रूप में, कविताओं के रूप में भूगोल के बारे में बताया। अब भूगोल के बारे में यूं ही गा रहे हैं, बिल्कुल अब गाने बंद करके, एकदम आंखें बंद करके कविताओं के बारे में सुना रहे हैं, कविताओं के बारे में कह रहे हैं। तो याद रखना, इसलिए परंपरा के अनुसार, परंपरा यानी जिस तरीके से उन्होंने किया, होमर को एक अंधे कवि के रूप में याद किया जाता है, कि एक अंधे व्यक्ति के तौर पर भूगोल के बारे में और बोलते रहे, गाते रहे। और इसलिए ये सवाल बन सकता है, याद रखना, कि अंधे कवि के रूप में किस भूगोलवेत्ता को जाना जाता है? तो अंधे कवि के रूप में होमर को जाना जाता है। अंधे कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो अंधे कवि के रूप में होमर को जाना जाता है। इन्होंने अब क्या बताया, ध्यान रखना, अपनी कल्पनाओं में इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और तस्तरी के समान चपटी है। पृथ्वी गोल तो है, लेकिन ऐसे चपटी है, याद रखना, और सागर तथा सरिता से घिरी हुई है। अब सोच के देखो, कैसे पता कर लिया यार? मतलब कुछ नहीं है दुनिया में, बैठा है काल्पनिक रूप से, सब सोच लिया कि ऐसी है पृथ्वी, ना दुनिया से बाहर गया, ना अंतरिक्ष में गया। और लगभग इसके बारे में अगर आप देखो तो जो सागर एवं सरिता से घिरा हुआ है, जिसको ओशिनियस कहा गया है, ओशिनियस क्या कहा गया है? उस नदी को कहा गया है जिसके चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर एक नदी, एक सरिता, एक सागर है, उसको ओशिनियस इसने कहा, और कहा कि चपटी है। और जब आज हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं भूगोल में, तो हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। तो महाद्वीप पेंजिया है और महासागर पैंथलासा है। तो जो पेंजिया है वो किस में तैर रहा है? पैंथलासा में तैर रहा है। पैंथलासा क्या है? पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ है। तो अगर आप देखो तो एक प्रकार से कुछ चीजें समानताएं देखने को मिल रही हैं, समझ रहे भैया? इसलिए तो पहला विचारक माना जा रहा है इसको। तो इसने बताया कि पृथ्वी गोल है और तस्तरी के समान चपटी है, और सागर तथा सरिता से घिरी हुई है। और इसमें कहा कि सूर्य तथा तारे इसी सरिता से उदित होते हैं और इसी सरिता में अस्त हो जाते हैं, इसी में से निकलते हैं और इसी में अस्त हो जाते हैं। आकाश अवतल तथा ठोस है और बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। आकाश जो है अवतल है। आकाश कैसा है भैया? आकाश कैसा है, याद रखना भैया, अवतल है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अवतल को? कॉनकेव। तो आकाश कैसा है? अवतल है, कॉनकेव है, याद रखना। आकाश कैसा है? कॉनकेव है और बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है, तथा ये जो खंबे हैं वो एटलस नामक एक देवता के अधिकार में रहते हैं। खंबे किसके में रहते हैं? तथा ये खंबे एटलस नामक देवता के अधिकार में रहते हैं। और जब ये देवता नाराज होंगे, तब खंबे हिला देंगे और बिजली गिरेगी। क्या हो जाएगी भैया? बिजली। अगर नाराज हैं तो खंबे को हिला देंगे और बिजली गिर जाएगी, ठीक है। और जब ये खुश होंगे तो बारिश हो जाएगी, तो खंभों को हिला देंगे तो बारिश हो जाएगी।
इसने बताया था कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। आज भी तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। बोलिए, आज भी तो क्या होती है? आज भी तो ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यह बात इसने पहले ही बता दी थी, याद रखना। अब देखो, ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स किसमें लिखे हैं? ये सारे पॉइंट्स बुक्स में भी आपको लिखे मिलेंगे, राइट? थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो कमाल किया आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये एआई का कमाल है। चैट जीपीटी का प्रयोग करके, एआई का प्रयोग करके मैंने आपको इन चीजों को बनाया। मैंने आपको क्या कहा कि पृथ्वी जो है गोल है और तस्तरी के समान चपटी है। तो पृथ्वी क्या है? देखो, गोल है, चपटी है इस तरीके से, और तस्तरी के समान है। और महासागर या सागर या सरता से घिरी हुई है। महासागर, सागर या सरता से घिरी, इसको ओशियनस कहा गया। ध्यान रखना, क्या कहा गया इसको? इसको ओशियनस कहा गया। ओशियनस, इसको क्या कहा गया? इसको ओशियनस कहा गया। हमने कहा कि भैया आकाश कैसा है? अवतल है। आकाश कैसा है? इस तरीके से कॉनकेव है भैया। आकाश कैसा है? कॉनकेव है एवं ठोस है और बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। यहां देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े खंभों पर यह टिका हुआ है ना? ये खंबे एटलस नामक एक देवता के अधिकार में रहते हैं। ये एटलस नामक कोई देवता है, उसके अधिकार में रहते हैं। जब ये देवता नाराज हो जाएंगे, खंबे हिला देंगे तो क्या गिरेगी? बिजली गिर जाएगी। और जब ये बिजली गिरेगी, खंबे हिला देंगे, बिजली गिरेगी, तथा खुश होंगे तो बारिश हो जाएगी। देवता खुश होंगे तो बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको समझ सकते हो, आप इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, किताब में आपको ऐसी इमेज मिलना असंभव है ही नहीं। आप गूगल पे सर्च कर लेना, अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मिलेगा ही नहीं। ये कमांड देकर के बनाया गया है कि होमर के अनुसार विश्व की संरचना किस तरीके से थी। तो होमर के अनुसार विश्व की संरचना इसी तरीके से थी। और इसने कहा कि इसी जो सरिता सागर है, ये जो ओशियनस है, इसी से चंदा तारे सब उदय होते हैं और इसी में चंदा तारे अस्त हो जाते हैं। इसी में चंदा तारे अस्त हो जाते हैं। ये होमर के द्वारा कहा गया, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? याद रखना। अच्छा, होमर ने 4 प्रकार की हवाओं के बारे में बताया। इसने विंड्स के बारे में बताया, पवनों के बारे में बताया। होमर ने क्या बताया? तो होमर ने 4 प्रकार के पवनों के बारे में बताया। उत्तर से आने वाली ठंडी एवं तूफानी पवन बोरस के बारे में बताया। उत्तर से कौन सी ठंडी पवन आ रही है? बोरस आ रही है। उत्तर से कौन सी आ रही है? बोरस आ रही है, ठंडी है एकदम। दूसरी बात याद रखना, पूर्वी उष्ण एवं मंद पवन, पूर्वी उष्ण एवं मंद पवन जो है वो कौन सी? यूरस है। तो पूर्वी पवन का नाम क्या है? तो पूर्वी पवन जो है वो कौन सी भैया? यूरस है। ध्यान रखना भैया। पश्चिमी जो पवन है उसको जेफरस बोलते हैं, जो डरावनी एवं सुगंधित हवा है। डरावनी एवं सुगंधित हवा है। तीसरी जो है दक्षिण वाताग्री एवं झंझावती पवन, इसको नोटस कहा गया है। तो उत्तर की पवन को बोरस कहा है, पश्चिम की पवन को जेफरोस कहा है, दक्षिण की पवन को नोटस कहा है और पूर्वी पवन को यूरस कहा है इसके द्वारा। अब इसको भी आप यहां पे देख लीजिए कि होमर के अनुसार 4 प्रकार की हवाएं कौन सी हैं। होमर ने 4 दिशाओं से चलने वाली हवाओं का वर्णन किया है। उत्तर से आने वाली ठंडी एवं तूफानी पवन बोरस को दिखाया गया, उत्तर से आने वाली पूरी दुनिया में। पूर्व से आने वाली पूर्वी एवं उष्ण एवं मंद पवन यूरस के बारे में बताया गया है। पश्चिम से आने वाली डरावनी एवं सुगंधित पवन जेफरस के बारे में बताया और दक्षिणी वाताग्री एवं झंझावती पवन नोटस के बारे में बताया गया है। ये हवाएं विश्व के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। होमर ने हवाओं को देवताओं के नाम से संबोधित किया था। ये 4 अब इस तरीके से उसने यूनानी देवताओं के बारे में बताया था। क्या बताया था इसने 4 यूनानी देवताओं के बारे में बताया था। याद समझ में आ गया? ये होमर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ये होमर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, बहुत रिसर्च करके पूरा। ये मैंने आपको केवल एक छोटा सा पॉइंट, एक डेमो के तौर पे या कैसे भी तौर पे मैंने आपको होमर के बारे में पढ़ाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ये मैंने होमर के बारे में आपको पूरा कहानी मैंने आपको बताई। अब कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। होमर के भौगोलिक विचारों के अनुसार पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू होमर ज्योग्राफिकल आइडियाज, व्हाट वाज द अर्थ शेप कंसीडर्ड टू बी? पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाती है? तो हमने क्या कहा? एक पूर्ण गोला नहीं, एक चपटी, तस्तरी या डिस्क के आधार की, बेलनाकार, अंडाकार। तो क्या उत्तर हो जाएगा? एक चपटी, तस्तरी या डिस्क के आकार की है। एक चपटी, तस्करी या डिस्क के आकार के, ध्यान रखना, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि होमर के अनुसार पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विशाल महासागर या जलधारा का क्या नाम था? अकॉर्डिंग टू होमर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वास्ट ओशियन और बॉडी ऑफ वाटर दैट सराउंडेड द अर्थ? जो पृथ्वी को घेरे हुए उसका नाम क्या है? भूमध्य सागर है,
भाई भूमध्य सागर के उत्तर में तो यूनान क्षेत्र ही है, अटलांटिक महासागर है, ओशियनस है, या फिर टेथिस सागर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओशियनस है जिससे चंदा तारे उदय होते हैं, सूरज उदय होता है और उसी में अस्त हो जाता है, ये होमर ने बताया था। तो होमर के अनुसार पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए विशाल महासागर या जलधारा का नाम क्या था, तो ओशियनस था, याद रखना भैया। प्रश्न 3 है कि होमर द्वारा वर्णित पवनों में जेफिरस किस दिशा से चलने वाली हवा को इंगित करती है, किस दिशा से चलने वाली हवा को इंगित करती है, तो जेफिरस मैंने आपको बताया था, जेफिरस किधर चलती है, पश्चिमी क्षेत्र से चलती है। जेफिरस कहां चलती है, तो जेफिरस किधर चलती है, पश्चिमी क्षेत्र से चलती है। तो जेफिरस कहां से चलेगी, तो जेफिरस आपकी जो याद रखना भैया, जेफिरस जो याद रखना आपकी वो पश्चिम क्षेत्र से चलेगी। किधर चलेगी, पश्चिम क्षेत्र से चलने वाली पवन हो जाएगी, याद रखना भैया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि होमर के किस महाकाव्य में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के द्वीपों, बंदरगाहों और नाविकों की यात्राओं का विस्तृत भौगोलिक विवरण मिलता है। Which epic poem of Homer gives a detailed geographical description of the island, port and voyages of sailors in the Mediterranean Sea? भूमध्य सागर के, तो भूमध्य सागर में भाई जब वो नायक जो है, ध्यान रखना, जब वो अपने धरती पे वापस लौट रहा है, तो इसके बारे में बताया गया, किसमें, ओडिसी में बताया गया। किसमें बताया गया, ओडिसी में बताया गया। भाई इलियड में तो ट्रॉय की लड़ाई के बारे में बताया, राइट, याद रखना। अच्छा, तो इलियड और ओडिसी तो होमर की हैं। दो ऑप्शन और दे रखे, एनीड और बेओवुल्फ, ये पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो एनीड के बारे में यहां पर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एनीड की रचना रोमन कवि वर्जिल के द्वारा की, रोमन का एक और कवि है वर्जिल के द्वारा की गई, याद रखना। और वहीं बेओवुल्फ के बारे में बात करेंगे तो एक प्राचीन अंग्रेजी महाकाव्य है जिसका होमर से कोई संबंध, ये भी क्या है, प्राचीन एक अंग्रेजी महाकाव्य है। तो एनीड और बेओवुल्फ मैंने आपको बता दिया। ये 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न और है, होमर द्वारा वर्णित हवाओं और उनकी दिशाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो बोरस उत्तर से आने वाली हवा है, बिल्कुल सही है। नोटस दक्षिण से आने वाला है, यूरस पूर्व से आने वाली हवा है, और जबकि जेफिरस जो है वो उत्तर से आने वाली हवा नहीं है। जेफिरस जो पश्चिम से आने वाली सुगंधित, डरावनी एवं सुगंधित पवन है। क्या भैया, पश्चिम से आने वाली डरावनी और सुगंधित हवा है, डरावनी और सुगंधित हवाएं जो पश्चिम से आ रही है, जेफिरस। तो ये केवल एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको कराया, समझ लो भैया। ये केवल एक पहला एक टॉपिक था होमर के बारे में, हमने जो आपको पढ़ाया यहां पे यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में हमने आपको यहां पर इस तरीके से पढ़ाया। बात क्लियर भैया।